मुझे लगता है कि वो जो है अपनी पार्टी के साथ अलग तनहा तनहा जो है वो चुनाव लड़ेंगे और जो सीटें आएँगी उसके बाद हो सकता है कि बाहरी समर्थन किसी भी बनती हुई सरकार को वो दे। लेकिन कहीं न कहीं अगर आलाकमान यहाँ पर शिंदे गुट के पक्ष में अहम फैसला लेते हैं बीजेपी के आलाकमान, क्योंकि हमने देखा है कि पीएम मोदी के साथ, गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकातें होती रहती हैं और उस वक़्त हमने देखा है कि पीएम मोदी के साथ मंच पर जो उनके बीच गुटबाजी देखने को मिली थी, जिससे साफ तौर पर यही ज़ाहिर हुआ कि कहीं न कहीं आगे चलकर शिंदे पर एक मेहरबानी देखने को मिल सकती है। इस तरीके से आदित्य ठाकरे ये कहते हैं कि जो 40-50 करोड़ का काम है वो 400 करोड़ में हो रहा है, तो जो सवाल है वो खड़े किए जाना लाज़मी है। हालाँकि अगर एकनाथ शिंदे की बात करी जाए तो इस तरीके के सवालों का जवाब देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में लगातार घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में तो घमासान चल ही रहा है, इसके अलावा खबरें हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी लगातार जो है उनके बीच में टूट की खबरें चल रही हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से एकनाथ शिंदे के बीच में लगातार टूट की खबरें चल रही हैं, ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो यही है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आदित्य ठाकरे का जब से बयान आया है तब से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं ये बात कही थी। इससे पहले भी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो हैं वो मातोश्री आए थे और बीजेपी में शामिल होना उनके लिए एक मजबूरी थी। ये बात आदित्य ठाकरे ने कही। तब से संजय राउत का भी इस मामले पर बयान सामने आया और तब से महाराष्ट्र में इस पूरे मामले पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है। अपने सहयोगियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में जो जारी सियासी उठापटक है उसके बीच में आखिर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या टूट की खबरें में कुछ सच्चाई है। इसी बात पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रांशी मौजूद है। प्रांशी, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच में टूट की खबरें जिस तरीके से आ रही हैं, आपको लगता है कि वाकई इसमें सच्चाई है? क्योंकि आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से बयान दिया था, अपने बयान में उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, उनका समर्थन करना उनकी मजबूरी थी। वो मातोश्री आए थे, वो रोए भी थे और इस तरीके के बयान आदित्य ठाकरे की तरफ से दिए गए। संजय राउत ने भी ये बात कही थी। तो इस बात में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं एकनाथ शिंदे को लेकर जो दावे किए गए हैं और दूसरी ही तरफ रश्मि ठाकरे को लेकर भी यही दावे किए गए थे। दावा तो ये कहा गया था कि जब शिवसेना में जो टूट हुई थी उस वक्त यही कहा गया था कि रश्मि ठाकरे भी मातोश्री में काफी रोई थी। उद्धव ठाकरे ने अपने इंटरव्यू में तमाम खुलासे किए थे और दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि आखिरकार इसमें कोई सच्चाई है या फिर नहीं, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब इस मामले में एकनाथ शिंदे ही आधिकारिक तौर पर जब बयान देंगे तभी यहां पर साबित होगा कि वाकई में एकनाथ शिंदे की कोई मजबूरी रही थी या फिर नहीं। दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे जिस तरीके से यहां पर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं उसे देखते हुए फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि शिंदे की यही शर्त रही थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया जाए, जो बाला साहेब ठाकरे जी चाहते थे। अब आखिरकार देखा जाए सच क्या है इसके पीछे का, ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही गुट जानते हैं। वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा मानसी कि वाकई में यहाँ पर यही एक बड़ा सच होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या यहाँ पर जो टूट की खबरें सामने आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। तो आपको जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पर जो टूट की खबरें आ रही हैं वो सीटों को लेकर आई थी। जिस तरीके से यहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुले ने सीटों को लेकर दावा किया था और दूसरी ही तरफ यहाँ पर शिंदे गुट की सीटों को लेकर साफ तौर पर कहते हुए नजर आया था कि 48 सीटों से कम नहीं लेंगे। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर शिंदे गुट में और बीजेपी में वो बड़ी टूट कहीं ना कहीं सीटों को लेकर हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आलाकमान यहाँ पर शिंदे गुट के पक्ष में अहम फैसला लेते हैं बीजेपी के आलाकमान, क्योंकि हमने देखा है कि पीएम मोदी के साथ, गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकातें होती रहती हैं और उस वक्त हमने देखा है कि पीएम मोदी के साथ मंच पर जो उनके बीच गुटबाजी देखने को मिली थी, जिससे साफ तौर पर यही ज़ाहिर हुआ कि कहीं ना कहीं आगे चलकर शिंदे पर एक मेहरबानी देखने को मिल सकती है।
लेकिन बात यहाँ पर की जाए सीएम पद की दावेदारी को लेकर, तो कयासों के आधार पर यहाँ पर कई बातें सामने आई हैं। बातें तो ये भी सामने आई कि देवेंद्र फडणवीस को इस बार मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, तो आगे चलकर 2024 में जो विधानसभा चुनाव होंगे साल के अंत में महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं फडणवीस को यहाँ पर आगे किया जा सकता है। और अजीत पवार को लेकर भी अटकलें तेज हुई। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर जब तक आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आ जाता है, तब तक यहाँ पर उन अटकलों पर यहाँ पर विश्वास नहीं किया। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम की दावेदारी दी जाती है या फिर एकनाथ शिंदे को, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से इस वक्त सीटों के बंटवारे को लेकर के घमासान चिढ़ा हुआ है महाराष्ट्र में, वो भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन एकनाथ शिंदे की मुश्किलें इस वक्त इसलिए भी बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से बयान दिया महाराष्ट्र में, उससे सियासी जो पारा है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से अयोध्या का दौरा किया, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति खेलने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन हिंदुत्व की राजनीति खेलने के लिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक बड़ा खेला करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अयोध्या का दौरा किया है, उससे जनता से उनको कितना फायदा मिलता है ये आने वाले समय में देखना होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कपिल मेरे साथ मौजूद है। अयोध्या का दौरा किया था एकनाथ शिंदे ने, आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अयोध्या का दौरा उन्होंने किया था, उससे जनता से फायदा मिलने वाला उनको? देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर अगर हम देखें तो जनता का सीधा फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। राज ठाकरे अगर हिंदुत्व की बात करी जाए तो बहुत वक्त से राजनीति कर रहे हैं, हालांकि उसको लेकर भी ये कहा जा सकता है कि उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी थी, तो मुझे लगता है ये मुद्दा उठाया जरूर जा रहा है कहीं ना कहीं, और तमाम मुद्दों को दबाने के लिए। जिस तरीके से आदित्य ठाकरे कहते हैं कि जो 40-50 करोड़ का काम है वो 400 करोड़ में हो रहा है, तो जो सवाल है वो खड़े किए जाना लाजमी। हालांकि अगर एकनाथ शिंदे की बात करी जाए तो इस तरीके के सवालों का जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अबरार, एक सवाल यहाँ पर बहुत अहम बना हुआ है, वो ये है कि राज ठाकरे अपनी ही राजनीति यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं या फिर उद्धव ठाकरे का कर रहे हैं? लेकिन उनकी जो बयानबाजी है उससे तो ये नजर आता है कि वो एकनाथ शिंदे के भी समर्थन में कभी कभी बोलते नजर आते हैं और कभी उद्धव ठाकरे का भी करते हुए, तो इसका फायदा किसको मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, राज ठाकरे जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत उनकी रही है हमेशा से, वो लगभग इस तरीके की रही है। वो किसी भी एक जो है धरे के साथ कभी भी नहीं नज़र आते, चाहे वो अभी के बयानबाजी जो उन्होंने की है, ख़ासतौर से जो महाराष्ट्र में 12 लोगों की मौत हुई है उस धूप की वजह से, तो उस पर वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। और उससे पहले अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने कई बार बयान दिए, चाहे वो एनसीपी के साथ जाने वाला मामला हो या एमवीए गठबंधन का बनना हो, इन तमाम बातों पर उन्होंने कई बार बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी की है। तो राज ठाकरे सियासी तौर पर यहाँ पर अपना एक अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म उनका रहता है, और हर बार वो अपने बयान अलग अलग ढंग से ही देते हैं, किसी पार्टी के पक्ष में या पार्टी के हित में या बीजेपी के जो है इशारों पर। इस तरीके से तमाम चीज़ें कभी भी देखने को नहीं मिलती, और यही वजह है कि महाराष्ट्र में अभी भी उनकी एक अलग राजनीतिक स्पेस भी है। और इस समय भले सीटों के लिहाज से वो कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन मुद्दों की राजनीति जो है वो करते हैं, और लगातार महाराष्ट्र में जनता का जो जुड़ाव है वो उनसे बना हुआ है। लेकिन चुनाव में वो कहीं ना कहीं जो है वोटों में नहीं बदल पाता, ये एक बड़ी कमज़ोरी है। और अभी जहाँ तक आपका सवाल है कि वो किसकी तरफ जाएंगे, तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बीजेपी या उद्धव ठाकरे की तरफ जाएंगे। मुझे लगता है कि वो जो है अपनी पार्टी के साथ अलग तनहा जो है वो चुनाव लड़ेंगे, और जो सीटें आएंगी उसके बाद हो सकता है कि बाहरी समर्थन किसी भी बनती हुई सरकार को वो दे। इसके अलावा एक सवाल ये भी चल रहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की टूट की खबरें चल रही हैं, आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है? महागठबंधन विकास आघाड़ी की बात करें, महाविकास आघाड़ी की बात करें, तो इस तरीके की कोई चीज़ अब लग नहीं रही है, क्योंकि वो सत्ता जब बनी थी उस समय महाराष्ट्र में जब सरकार का गठन हुआ था, बस आप समझिए कि उस समय मात्र भर के लिए ये गठबंधन बना था। अगर अभी देखा जाए तो इस गठबंधन में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है या फिर उस तरीके का तालमेल नहीं है। शरद पवार जो है उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद, सरकार गिरने के बाद, जब देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा करते, तो जाहिर सी बात है कि वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई है। और ख़ुद शरद पवार ने अपने बयान में कहा था कि शिवसेना मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन जैसी चीज़ अब महाराष्ट्र में मात्र नाम भर के लिए रह गई है, क्योंकि मुद्दों के लिहाज से अगर देखा जाए तो तमाम अलग अलग अब अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। अगर महागठबंधन महाविकास आघाड़ी है, माफ़ कीजिए, तो जो राहुल गांधी सावरकर पर बयान देते उस बयान पर जो है शिवसेना का अलग पक्ष होता है, शिवसेना एकनाथ शिंदे का जो अलग पक्ष होता है। तो ये तमाम बातें बतलाती है कि
महाविकास आघाड़ी गठबंधन मात्र सरकार बनाने के लिए बनी थी। अभी उस गठबंधन में कोई ऐसी बात जो है वो नहीं रह गई है। बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए लगातार ये बात कही जा रही कि कहीं ना कहीं इस वक्त जिस तरीके की खबरें चल रही हैं, टूट की खबरें, वो कहीं ना कहीं उन खबरों में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, वो यही है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में टूट की खबरें चल रही हैं। सीटों के बंटवारे के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो महाराष्ट्र की सियासत में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।